नमस्कार हमारे सभी प्यारे मित्रों, मैं राजकुमार यादव आर.के. ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम सभी लोग आज इस एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और यह नया पूरा सेशन आपका यूट्यूब पर ही उपलब्ध होगा। टेट, सुपर टेट, नेट, जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए एक अच्छी तैयारी आप लोग इस यूट्यूब के माध्यम से कर सकेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को हिंदी के लिए। और हिंदी भाषा किस प्रकार से उत्पत्ति हुई, कैसे कैसे आगे बढ़ी, किन किन चीजों का हमको विशेष तौर पर अध्ययन करना है, आइए इसके विषय में हम लोग एक भली भांति तरीके से चर्चा करते हैं। देखिए, किसी भी चीज को उत्पत्ति करने के लिए सबसे पहले, चाहे वह हिंदी हो या वह संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, कोई भी विषय हो, सबसे पहले उसकी जड़ को जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे अगर हम लोग हिंदी की बात करें कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस प्रकार से हुई, तो देखिए हमारे भारत में हिंदी जैसी एक भाषा, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के निवासी हैं तो स्वाभाविक है कि हमारी भी एक भाषा होगी। अपनी भाषा का अध्ययन करने के लिए हम लोग आज इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हिंदी भाषा शब्द है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाषा शब्द की। तो जो भाषा शब्द है, यह भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भाष धातु में आ प्रत्यय लग करके बना हुआ है। तो भाष धातु में आ प्रत्यय, भाष प्लस आ या भाष धन आ, भाष धातु में आ प्रत्यय लग करके बना हुआ है। और भाष शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कहना। तो भाष शब्द का अर्थ होता है कहना, और यहीं से भाषा की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। सामान्य रूप में हम लोग कह सकते हैं शब्दों के सार्थक समूह को या संकेत को ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अर्थात शब्दों के सार्थक समूह को, इसको नोट भी करते चलें, शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह के संकेत को भाषा कहते हैं। के संकेत को क्या कहा जाता है, तो इसके संकेत को ही भाषा कहते हैं। आप लोग भी अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए और उठा करके एक अच्छा बेहतरीन नोट्स बनाइए, ताकि आपको पढ़ने में कभी कोई समस्या ना हो। और ये आप जान लीजिए कि जो मैं हिंदी आप लोगों को देने जा रहा हूँ, टेट, सुपर टेट और इसके साथ आप नेट, जेआरएफ प्लस पीजीटी के कुछ अंश की तैयारी आप लोग भलीभांति तरीके से कर सकेंगे। टीजीटी और पीजीटी की भी परीक्षाओं में आपके 70 से 80% क्वेश्चन जो है वो इससे फंसेंगे। ठीक है मित्र, आइए तो इसको देखिए। भाषा शब्द जो है, ये भाष धातु, भाष जो है वह संस्कृत भाषा का एक शब्द है और इसी में आ प्रत्यय लग करके बना हुआ है और इसका अर्थ होता है कहना। तो शब्दों के सार्थक समूह के संकेत को ही क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है ना। जैसा कि देखिए पंडित कामता प्रसाद गुरु ने लिखा है, आइए हम उसको भी नोट कर लेते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अगर देखा जाए, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इसको क्या कहा है, इसको हम ध्यान से देखेंगे कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य, ध्यान रखिएगा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों को भली भांति संकेत कर सकता है या प्रकट कर सकता है। ठीक है, तो मनुष्य अपने विचार को दूसरों के साथ भली भांति प्रकट कर सकता है, तथा उनके विचार को आप ही, आपका मतलब होता है स्वयं ही समझ सकता है, स्वयं भी समझ सकता है, स्वयं भी समझ सकता है। ठीक है,
अब देखिए, भाषा वह माध्यम है ना, कि भाषा वह साधन है। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने बताया कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार को दूसरों के साथ भली भांति प्रकट कर सकता है तथा उनके विचार को आप भी समझ सकता है। अर्थात दूसरे को विचार को स्वयं भी जो समझने की जिसके द्वारा क्षमता रखता है, जिस संकेत के द्वारा वह समझता है, वही क्या कहलाती है, भाषा कही जाती है ना। अगर हम लोग भाषा की बात करेंगे तो भाषा की जो उत्पत्ति है वह संस्कृत से उत्पन्न हुई है ना। तो संस्कृत शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह लगभग माना जाता है कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुई है। आइए उसकी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग देखें कि भाषा कितने प्रकार की और कैसे बोली जाती है। तो देखिए, जो भाषा का रूप है ना, आप इसको साथ ही साथ अपने नोट पर नोट करते चलें और कमेंट भी करते रहें कि अगर जहां पर भी आपको समझ में नहीं आता हो उसका कमेंट करें। हम आपका कमेंट देख करके लाइव क्लास में आपके प्रत्येक उत्तर को देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग भाषा के रूप को। भाषा के रूप, तो भाषा के रूप, भाषा के कुल कितने रूप होते हैं? देखिए, अगर सच पूछा जाए तो भाषा के केवल 2 ही रूप होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। लेकिन कहीं कहीं पर आपको मिलेगा कि भाषा के 3 रूप होते हैं। आइए हम तीनों की चर्चा करते हैं। भाषा के रूप, तो भाषा के मुख्यतः जो होते हैं वो 2 ही रूप होते हैं, एक कौन सा, लिखित रूप, और दूसरा होता है मौखिक रूप। लिखित और मौखिक रूप। लिखित भाषा का वह रूप होता है, लिखित भाषा का वह रूप होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने ध्वनि संकेतों को लिख करके प्रकट करता है, उसे भाषा का लिखित रूप कहा जाता है ना। उसे क्या कहेंगे, भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। तथा जो भाषा हम लोग सीखते हैं, जो भाषा हम लोग बोल करके प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। तथा एक भाषा का रूप और मिलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा के नाम से जानते हैं। तो लिखित भाषा का तो अपना चिन्ह होता है, ध्यान रखेंगे, लिखित भाषा का अपना क्या होता है, चिन्ह होता है। लिखित भाषा को हमेशा हम लिख करके ही प्रकट कर सकते हैं, परंतु वहीं पर ध्यान दीजिए कि मौखिक भाषा को हम लोग लिख कर प्रकट नहीं कर सकते। मौखिक भाषा को हमेशा हम बोल करके ही प्रकट करते हैं, है ना। तो जिस माध्यम से हम लोग बोलते हैं वह माध्यम क्या होता है, ध्वनि होता है। स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को कि यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लिखित भाषा का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, तो आप यही कहेंगे कि लिखित भाषा का सबसे छोटा इकाई चिन्ह होता है। और चिन्ह जिसके माध्यम से हम लोग प्रकट करते हैं वह चिन्ह क्या होता है, उस चिन्ह का नाम हम लोग क्या दे देते हैं, वर्ड नाम देते हैं, है ना। तो स्पष्ट हो गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, बोल करके प्रकट करते हैं, बोलने के बाद तब उसको लिख करके प्रकट करते हैं। तो जिसके द्वारा हम बोलते हैं वह क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। तथा जिसके द्वारा हम लिख करके प्रकट करते हैं वह क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। अब इन्हीं वर्णों के माध्यम से सारी इकाइयां बन करके तैयार होती हैं। लेकिन सांकेतिक भाषा का कोई अपना रूप नहीं होता। जैसे संकेत भाषा का हम लोग अगर प्रयोग कर दें तो संकेत भाषा का कोई अपना लिखित रूप नहीं होता, कोई अपना मौखिक रूप नहीं होता। जैसे आप लोगों ने कालिदास वाली घटना को तो सुना ही होगा। कालिदास जी जो थे, जब विद्योत्मा के पास पहुंचे और पुरोहितों के माध्यम से उनको लेकर के पहुंचा दिया गया, तो पुरोहितों ने कहा कि ये बड़े ही विद्वान हैं। इसको कालिदास की तरफ संकेत किया कि कालिदास बड़े ही विद्वान पुरुष हैं और ये जो हैं, इनके जैसा विद्वान पुरुष इस समय पृथ्वी पर कोई नहीं है ना। पुरोहितों के काम हम बार बार कहते हैं कि अगर जवाब हुआ बढ़िया हो तो विवाह कैसा भी हो जाता है। और यहीं पर यही हाल हुआ कि कालिदास जो थे, कालिदास से यह प्रश्न किया गया कि विद्योत्मा ने कहा कि हम इनसे जो है पुरुषार्थ करेंगे, हम इनसे परीक्षा लेंगे इनकी, यदि ये परीक्षा में पास हो गए तो हम इनसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो पुरोहित लोगों ने कहा योमस्त आप इनकी परीक्षा ले सकती हैं। परीक्षा लेने के लिए जब इनको तैयार किए तो विद्योत्मा ने अपनी एक उंगली से संकेत किया इस प्रकार से। विद्योत्मा का संकेत था कि परमात्मा एक है। तो इनको क्या लगा कि देखिए संकेत का कोई निश्चित चिन्ह तो होता नहीं। अब संकेत में इनको यह समझ में आया कि वह कह रही है कि एक मतलब है एक आंख आपकी जो है फोड़ देंगे, है ना। एक तो मूर्ख थे,
मूर्ख को जो है उल्टा ही विपरीत ही सुनाई देता है। आप लोग जानते हैं कि मूर्ख लोगों को जब आप सीधी बात समझाएंगे तो उसको विपरीत ही समझ में आता है ना। तो विपरीत समझने के कारण उनको लगा कि ये कह रही है विद्वत्मा कि तुम्हारी एक आंख फोड़ देंगे। तो इसलिए कालिदास ने कहा कि तुम एक आंख फोड़ोगी, हम तुम्हारी दोनों आंख फोड़ देंगे। जब दोनों आंख का संकेत इन्होंने किया इस प्रकार से, तो विद्वत्मा ने कहा कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि पुरोहित लोगों ने विद्वत्मा से बताया था कि बहुत ही बड़े ब्राह्मण हैं ये, बहुत ही बड़े ब्राह्मण और ज्ञाता हैं, ये 6 महीने का मौन धारण रखते हैं। और उसी मौन धारण का फायदा उठाते हुए सांकेतिक भाषा में उन्होंने शास्त्रार्थ करा दिया। और इस शास्त्रार्थ के द्वारा उन्होंने पुरोहित लोगों ने कहा कि विद्वत्मा जी आप कहती हैं कि आत्मा एक है, ये कह रहे हैं कि नहीं, आत्मा एक नहीं है, आत्मा 2 है, आत्मा और परमात्मा। जब इतनी बात को सुने तो विद्वत्मा ने कहा कि ठीक है, तब तो ये बड़े ही विद्वान ज्ञानी पुरुष मालूम होते हैं। इसलिए विद्वत्मा ने इशारा कर दिया इस प्रकार का। अब कालिदास, हमने कहा ना कि मूर्ख लोगों को विपरीत ही सुनाई देता है, विपरीत ही दिखाई देता है, और विपरीत सुनाई और दिखाई देने के कारण उनको आप सीधा समझाने का प्रयास करेंगे, स्वाभाविक रूप से वो उल्टा ही समझते हैं किसी बात को। और इस कंडीशन में, इस स्थिति में क्या हुआ कि इस स्थिति में जब इन्होंने 5 उंगलियों का इशारा किया तो कालिदास को समझ में आया कि कह रहे हैं आपको मारेंगे। तब कालिदास ने कहा, कालिदास ने इशारा बदल करके कर दिया कि तुम हमको ऐसे मारोगी, हम तुमको ऐसे मारेंगे। जब इस तरह का इशारा इन्होंने किया तो पुरोहितों से पूछा विद्वत्मा ने कि बताइए क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप कहती हैं कि शरीर 5 तत्वों से बना है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। ये कह रहे हैं कि नहीं, ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। तुलसीदास जी ने लिखा भी है इसको रामचरितमानस में कि क्षित, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित यह यधम शरीरा। आप कहती हैं कि 5 तत्वों से बना है, ये कहते हैं कि नहीं, 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो दोस्त, ये जो सांकेतिक भाषा है, इस सांकेतिक भाषा को कोई अपना रूप नहीं होता, इसलिए हिंदी भाषा में सांकेतिक भाषा को बहुत बड़ा स्थान नहीं दिया जाता है। तो मुख्यतः अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि भाषा के कितने मुख्य रूप होते हैं, तो आप उसको 2 बताएंगे, एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा। यदि आपसे पूछा जाए कि मौखिक भाषा का सबसे छोटा चिन्ह कौन सा होता है, तो आप कहेंगे ध्वनि होता है। ध्वनि के द्वारा हम क्या करते हैं, मौखिक भाषा को प्रकट करते हैं, है ना। और लिखित भाषा के चिन्ह की बात की जाए कि लिखित भाषा का सबसे छोटा चिन्ह क्या होता है, तो आप स्पष्ट रूप से कहेंगे कि लिखित भाषा का सबसे छोटा चिन्ह क्या होता है, वर्ड होता है। आइए आगे की हम लोग बात कर लेते हैं कि अब ये अगर देखिए यहाँ से पूछा जाए कि भाषा के कितने रूप है, तो आप बताएंगे मुख्यतः 2 रूप हैं। यदि पूछा जाए लिखित भाषा का सबसे छोटा चिन्ह क्या होता है, तो आप कहेंगे वर्ड होता है। अगर पूछेगा कि मौखिक भाषा का सबसे छोटा चिन्ह क्या होता है, तो आप कहेंगे कि क्या होता है, ध्वनि होता है। ठीक है ना। आइए आगे की बात करते हैं। अब किसी भी भाषा को पूरा करने के लिए, क्यों ना हम हिंदी भाषा की ही बात करें, तो हिंदी भाषा को पूरा करने के लिए हमें वाक्य और शब्दों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए जो क्रम बनता है वह क्रम कुछ इस प्रकार का बनता है। देखिए, सबसे पहले उत्पत्ति किसकी होती है, ध्वनि की होती है। ध्वनि की उत्पत्ति होती है और ध्वनि के ही उत्पत्ति से क्या बनते हैं, वर्ड बनते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम बोलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। कोई भी बालक आपने देखा होगा, वह शुरुआत में जन्म लेने के बाद तुरंत वह लिखना नहीं प्रारंभ करता है, पहले वह बोलता है और बोलने के बाद पहले वह सुनने की प्रक्रिया को करता है, सुनता है, सुन करके उसी के माध्यम से बोलता है, और जो वह बोलता है धीरे धीरे उसी ध्वनि को लिखने की प्रयास करता है और लिखित भाषा के रूप में उसकी विकसित हो जाती है ना। तो बालक सुन करके पहले सुनता है, सुनने के बाद तब बोलता है, बोलने के बाद तब उसके अंदर लिखने की प्रक्रिया विकसित हो जाती है। तो सबसे पहले जो ये ध्वनि होती है, ध्वनि के द्वारा वह क्या करता है, बोलता है। तो भाषा की एक आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से सही होगा, है ना। तो सही होगा तो उसका पदक्रम पूछा जाता है। पदक्रम में आपको ध्यान देना होगा कि ध्वनि से, क्योंकि ध्वनि होती है, ध्वनि का दूसरा रूप फिर आगे बढ़ता है तो क्या बनता है, वर्ड, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षर बनता है। अक्षर के बाद की प्रक्रिया की बात करेंगे तो शब्द बनता है। शब्द के बाद क्या बनता है, शब्द के बाद देखिए पद का निर्माण होता है। पद के बाद फिर वाक्य का निर्माण होता है, और जब वाक्य का निर्माण हो जाता है तब उसके बाद अनुवृत्ति का निर्माण होता है। कुछ इस प्रकार से अनुवृत्ति का निर्माण हो जाता है।
ठीक है, तो यह क्रम भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, खास करके यूपी टेट के लिए, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए, प्लस आपका नेट और जेआरएफ के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, है ना। तो सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण का निर्माण, वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण, शब्द के मेल से पद का निर्माण, पद के मेल से वाक्य का निर्माण, और वाक्य के मेल से क्या बनता है, अन्वृत्ति बनता है। अन्वृत्ति के बाद तब जाकर के इसमें समस्त काल वचन कारक सब आकर के जुड़ जाते हैं और किसी एक बड़े पद का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, चरण कहते हैं, या इसको इंग्लिश में हम लोग पैराग्राफ कहते हैं। तो देखिए, ध्वनि के द्वारा वर्ण का निर्माण, ध्वनि किसे कहेंगे, जिसको हम बोल करके व्यक्त करते हैं, वह भाषा जिसे हम बोल करके व्यक्त करते हैं वही क्या कही जाती है, उसे ही ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, तो जिसे बोलकर, ध्यान रखेंगे, जिसे हम लोग क्या करते हैं, मौखिक रूप में व्यक्त करते हैं, या जिसको हम लोग बोल करके व्यक्त करते हैं, वह क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाएगी। तो वर्ण किसे कहेंगे, जिसे हम लिख कर व्यक्त करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, लिख कर व्यक्त करते हैं, वही वर्ण कहलाता है। वर्णों के समूह से, ध्यान रखेंगे, वर्णों के समूह से क्या बनता है, शब्द बनता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं वर्णों के समूह से निर्मित होने वाले को हम क्या कहते हैं, शब्द कहा जाता है। पद किसे कहा जाएगा, किसी भी वाक्य में जितने अलग अलग सार्थक शब्द होते हैं, वह प्रत्येक सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मोहन बाजार जाता है, ध्यान देंगे, जैसे हमने क्या कह दिया कि मोहन बाजार जाता है, यदि हम लोग बात करें कि इसमें कितने पद हैं, तो आप कहेंगे कि 4 पद इसमें निहित हैं। एक पद हो गया मोहन, दूसरा पद हो गया बाजार, तीसरा पद हो गया जाना, और चौथा पद क्या हो गया, है। तो किसी भी पद क्या होता है, किसी भी वाक्य में निहित शब्दों को ही क्या कहा जाता है, उसका पद कहा जाता है। जब इन्हीं शब्दों को, ध्यान रखिएगा कि पद आगे पीछे हो सकता है, जैसे पहले हम मोहन लिख सकते हैं, फिर इसके बाद हमने है लिख दिया, फिर इसके बाद हमने लिख दिया जाता, इसके बाद हमने लिख दिया क्या, बाजार। अब ये प्रत्येक पद जरूर है, क्यों, क्योंकि एक संज्ञा पद है, एक सहायक क्रियापद है, एक क्रियापद है, एक जो है वह आपका ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म पद है ना। तो पद ये अलग अलग हो सकते हैं, पद को हम अलग अलग तरीके से रख देते हैं। जब यही पद सार्थक एवं सुचारू रूप से रख दिए जाते हैं, तो वही पद क्या बन जाता है, वाक्य बन जाता है ना। जब पद को सार्थक रूप से रख दिया जाता है, तो वही पद क्या बनता है, वाक्य बन जाता है। और इसके बाद देखिए अनुवृत्ति, अनुवृत्ति का मतलब होता है कि जब लिंग वचन कारक और काल, ठीक है, जब लिंग वचन कारक और काल के अनुसार किसी शब्द को व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो वही क्या बन जाता है, अनुवृत्ति। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी पर इसको अपने हिसाब से नोट कर लीजिए। और अगर पढ़ाना हमारा अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक, आगे देखिए, और ये जान लें आप लोग कि पूरी की पूरी क्लास हिंदी की यूट्यूब पर ही चलेगी। पूरा व्याकरण प्लस उसके साथ हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास, यह पूरा ही व्याकरण लेकर के पूरा हम यूट्यूब पर आप लोगों को अप्रैल महीने तक पूरा कर देंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति बनी, यह उत्पत्ति कहाँ से हुई। आइए आगे देखते हैं। बहुत ही भली भात तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, कहना नहीं है मुझको। प्रयास जो अब तक का मेरा रहा है, प्रत्येक परीक्षाओं में जो लोग भी परीक्षा दिए हैं वो लोग देख रहे होंगे चैनल को, और वो लोग जानते हैं कि सर जो बताए हैं वह आज तक फंसा है, और आगे भी परीक्षाओं में आप लोगों का सेम टू सेम जैसा है वैसा आने की पूरी संभावना रहेगी। ईश्वर ने चाहा तो आप लोगों का पूरा टेट में जैसे पिछली बार तक अब तक जो था वो 30 में 30 क्वेश्चन पूरा फंसा है, वैसे आगे भी 30 में 30 क्वेश्चन फंसेगा। प्लस नेट जेआरएफ की परीक्षा में भी यह क्वेश्चन पूरी की तरह से आपको वहां पर मिल जाएगा, है ना। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे की बात करते हैं हम लोग कि जो हिंदी भाषा है, क्योंकि देखिए हमारे भारत के जो लोग थे, थोड़ा सा ऐतिहासिक चीजों पर चलते हैं। हमारे जो भारत के लोग थे,
क्योंकि हमारे भारत से एक बहुत बड़ी नदी होकर के बहा करती थी, आज भी जाती है, लेकिन अब वो कुछ क्षेत्र को टच करते हुए पाकिस्तान से होकर निकल जाती है, जिसको हम लोग सिंधु नदी कहते हैं। और ये सिंधु नदी जो थी, यह सिंधु नदी हमारे भारत की एक सबसे प्रसिद्ध नदी मानी जाती थी। तो सिंधु नदी के द्वारा, क्योंकि आज की तरह तो तमाम संसाधन विकसित नहीं थे, तो लोगों के पास जब संसाधन नहीं थे तो लोग क्या करते थे, नदियों के किनारे वास करते थे, क्योंकि वहां से उनको आसानी से भोजन पानी मिल जाता था। वहां नदी किनारे वृक्ष हुआ करते थे, आसानी से फल मिल जाते थे, सब्जियां इत्यादि उनको मिल जाती थी, अर्थात जो उनकी आवश्यकता की चीजें थी वे सारी चीजें मिल जाती थी। कहीं आयात निर्यात करना हुआ, आना जाना हुआ, तो लोगों को नदियों का ही माध्यम था, नदियों के माध्यम से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक आया जाया करते थे। इसलिए भारत के लोग भी ज्यादातर जो निवास करते थे वो सिंधु नदी के किनारे करते थे। परंतु जब सिंध से लोग आए, जब भारत में फारस से लोग आए, तो ये लोग हमारे भारतीय लोगों को चिढ़ाना शुरू कर दिए, सिंधु सिंधु कहने लगे, और इसी सिंधु सिंधु का परिवर्तित रूप होते होते यही सिंधु बन गया हिंदू शब्द। और हिंदू शब्द जब बना तो हिंदू से ही एक भाषा ने जन्म लिया, और वह भाषा कौन सी कहलाई? हिंदी भाषा कहलाती है। आइए उसकी भी चर्चा हम लोग करते हैं, सिंधु शब्द से शुरू करते हैं। तो देखिएगा, जो सिंधु शब्द है, यह सिंधु शब्द या हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। सिंधु शब्द किसी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। सिंधु शब्द जो है वह संस्कृत भाषा का शब्द है, और संस्कृत भी दो प्रकार की है, लौकिक और वैदिक संस्कृत। तो सिंधु शब्द की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंधु शब्द जो है यह किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा, यह वैदिक संस्कृत का शब्द है, यह वैदिक संस्कृत भाषा का एक शब्द है। और वहीं पर हम लोग सिंध शब्द की अगर बात कर लें तो सिंध शब्द जो होगा यह संस्कृत भाषा का जरूर है, लेकिन यह ध्यान रहे कि यह वैदिक संस्कृत का शब्द नहीं है, यह लौकिक संस्कृत का शब्द है। इस चीज को ध्यान में रखिए आप लोग। यह शब्द जो है वो लौकिक संस्कृत का, आगे हम चल करके चर्चा करेंगे कि लौकिक संस्कृत क्या है और वैदिक संस्कृत क्या है। क्योंकि वैदिक संस्कृत वह थी जो देवताओं के द्वारा प्रयोग की गई, और लौकिक संस्कृत वह थी जो द्विज देवता के द्वारा प्रयोग की गई। द्विज देवता का अर्थात ब्राह्मण लोगों के द्वारा जो प्रयोग हुई वह कौन सी कहलाई? लौकिक संस्कृत कहलाई। आगे हम इसका पूरा विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे और इसको बहुत ही भलीभांति तरीके आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जब भारत में हमारे आए लोग, हमने कहा ना कि लोग सिंधु से, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे जब लोग वास करते थे तो सिंध सिंध कहा करते थे, सिंधु सिंधु कह करके चिढ़ाया करते थे। तो यह शब्द सिंधु से, क्योंकि वो उच्चारण पूरा नहीं कर पाते थे सिंधु का, जब वे सा कहते थे तो हा निकल जाता था, तथा धा कहते थे तो मुंह से दा निकलता था। कहते थे सिंधु, परंतु उनके मुख से जो निकल करके आता था वह निकलता था क्या? हिंदू शब्द निकलता था। तो सिंधु क्या कहते थे, लेकिन सिंधु से क्या निकल गया? हिंद, या क्या निकला? हिंदू निकला। अगर हम लोग बात करें कि हिंद या हिंदू किस भाषा का शब्द है, तो आप स्पष्ट रूप से कहेंगे ये लोग ईरान के रहने वाले थे, अर्थात ईरानी शब्द का प्रयोग किए। ये लोग फारस के रहने वाले थे, अर्थात फारसी भाषा का शब्द कहें, है ना। इसलिए अगर हम हिंद या हिंदी शब्द की बात करेंगे, कभी भी आपके प्रश्न में अगर पूछा जाए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो आप कभी नहीं कहेंगे कि हिंदी संस्कृत भाषा का शब्द है। आप हमेशा कहेंगे कि हिंदी जो है यह शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुआ, इसकी मूल उत्पत्ति किसने दिया? तो ईरानियों ने दिया है। यही ईरानियों को जो है फारसी भी कहा जाता है। तो ईरानी शब्द या फारसी शब्द से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। यदि आपके प्रश्न पत्र में फारसी भाषा दिया हो तो आप फारसी लगाइए, अगर फारसी भाषा नहीं दिया है तो आप ईरानी लगा दीजिए, है ना। इसमें से एक ना एक जरूर रहेगा। हिंदी के बाद शब्द जो है यह क्या बन गया? देखिए, हिंदी बना, है ना, हिंदी शब्द बना। और हिंदी शब्द जो है यह भी हम किस भाषा का कहेंगे? या तो फारसी कहेंगे, या तो आपकी भाषा में दिया होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? इसको ईरानी भाषा भी कह सकते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, इसी हिंदी से क्या बन गया? इसी हिंदी से बन गया हिंदी। और हिंदी किस भाषा का शब्द कहलाया? तो आप स्पष्ट रूप से जान लें कि यह फारसी भाषा का ही शब्द कहलाएगा। फिर से एक बार देखिए, सिंधु शब्द की बात करेंगे तो संस्कृत या वैदिक संस्कृत का है। सिंधु शब्द संस्कृत में है तो वैदिक संस्कृत का है। सिंध जो है संस्कृत का है तो लौकिक संस्कृत का है। हिंद या हिंदू शब्द की बात करेंगे तो ईरानी या फारसी आप कहेंगे।
हिंदी शब्द की बात करेंगे तो फारसी या ईरानी कहेंगे, तथा हिंदी शब्द की बात करेंगे तो यह किस भाषा का शब्द कहलाएगा, तो आप स्पष्ट रूप से कहेंगे फारसी भाषा का एक शब्द है। यूपी सुपर टेट में यह प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। उसमें 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन भी दिए गए थे, एक संस्कृत भी दिया गया था, दूसरा फारसी भी दिया गया था। तो आप एकदम स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे कि हिंदी शब्द जो है या संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, सिंधु भाषा संस्कृत का शब्द है, सिंध भाषा संस्कृत का है। लेकिन आकर के फारसी लोगों ने चिढ़ाया और चिढ़ा करके सा कहा तो हा निकल गया, धा कहा तो दा निकला, वह शब्द किसका बन गया, वह फारसी का बन गया और उसी से हमारी हिंदी बनी। अतः हिंदी कौन सी भाषा का शब्द हुआ, फारसी भाषा का शब्द हो गया, है ना। आइए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आइए ध्यान देते हैं कि हिंदी का प्रयोग सबसे पहले कहां से मिलता है। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां से मिला, तो ध्यान रखेंगे जो हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ है यह सबसे पहले एक लेखक था जिसका नाम था अल-बरूनी। एक लेखक थे जिनका नाम क्या था, अल-बरूनी, और अल-बरूनी ने एक ग्रंथ लिखा था और उस ग्रंथ का क्या नाम था, इनके द्वारा एक ग्रंथ रचना किया गया और उस ग्रंथ का क्या नाम था, तो ध्यान में रखेंगे उस ग्रंथ का नाम था अल-हिंद। और अल-हिंद में ही सर्वप्रथम अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है, तो याद रखिएगा कि सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग अल-हिंद नामक ग्रंथ में मिलता है। तो सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है, तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखें कि कहाँ मिलेगा, अल-हिंद में मिलता है। और अल-हिंद किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, तो अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया है। तो अल-बरूनी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया अल-हिंद, और अल-हिंद में ही इसका सबसे पहला क्या मिलता है, प्रयोग मिलता है। ठीक है मित्र, आज यहीं तक। अब इसके बाद नेक्स्ट डे आप लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी शुरुआत करेंगे, आगे के चैप्टर को ध्यान में रखेंगे। अगले दिन भी आप लोग जरूर बनिएगा हमारे साथ, और अगर सेशन या पसंद आया हो तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर ठीक है, आगे इसी तरह से पढ़ाइए। इससे और लाइक तो बेसब्री से इंतजार रहता है, आपके लाइक के अनुसार ही हम लोग समझ पाते हैं कि कितने लोगों ने लाइक किया और कितना इन लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया है। ठीक है, मैं पुनः कहता हूं कि पूरी क्लास आपके YouTube पर चलेगी, आप निफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। इस बार पूरी की पूरी क्लास मैं YouTube के माध्यम से देने जा रहा हूं। ठीक है।